नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप जानते ही हैं कि पूरा सीज़ फायर जो टॉक्स थी यूएस और ईरान के बीच में जो कि पाकिस्तान में हो रही थी, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यही था, जिस तरीके से इसका आगाज़ हुआ था अंजाम यही होना था। क्योंकि बिल्कुल बात समझ में आ चुकी थी, दोनों तरफ से जो ट्रस्ट फैक्टर था वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। कंडीशंस जो थी वो बहुत स्ट्रांगली रखी जा रही थी यूएस की तरफ से, और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए थे वो समझ में आ चुका था कि ब्रीफिंग मिलने लग रही है अब उनको, कि ब्रीफ किया जा रहा है और उनको समझ में आ गया है कि नहीं होने वाला इसका कुछ, वो फेल ही होना था। वो फेल हो चुका है फाइनली। लेकिन अगर हम कहें कि पूरी तरीके से ये फेल क्यों हुआ, इसमें दोष किसका है या पूरी प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है, तो इसमें साफ साफ आपको यूएस का टोन से ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम हुई क्या है। क्योंकि इसमें जेडी वांस गए थे, तो उम्मीदें जेडी वांस से काफ़ी थी कि वांस वो रीजनेबल व्यक्ति हो सकते हैं जो इस मामले को शांत करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि इसमें उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ट्रंप और उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का रहा होगा। वो अपने तरफ से टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते वहाँ पर। यही सेम हाल ईरान का भी है, वो भी अपनी तरफ से टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी पीछे से काफ़ी प्रेशर है आईआरजीसी का कि क्या डिसीजन लेना है। हालांकि ईरान ने अपना पॉइंट बड़ा स्ट्रांगली वहाँ पर रखा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है अनलेस और अनटिल यूएस पहले कुछ रीजनेबल टर्म्स रखे और उसको एक्सेप्ट करे। यानी कि यहाँ पर पहले द ओनस इज ऑन यूएस, यूएस को पहले एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। दैट इज वेरी क्लियर, और फर्स्ट डे उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था, इसको मैंने कवर भी किया था। तो क्या हुआ है डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ईरान की जो एम्बेसी है घाना के अंदर, उन्होंने तो ऑफिशियली पूरा एक ट्वीट लिख दिया और उसमें सारी कहानी खोल करके, सारे पर्चे खोल करके इनके बारे में रख दिए। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया 2025 का, इसमें आपने देखा कि अनअकैडमी से बहुत सारे छात्र निकले और वो इसी फाउंडेशन बैच से निकले। इसकी बैच की जो पूरी प्राइस है वो 22,999 है। इसमें अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स, मतलब इंडिया के प्रोबेबली बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। जीएस, सीसैट सब कुछ यहाँ पर कवर है। इवन टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ यहाँ पर कवर की जाएगी। तो अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल करिए APYT10, ये मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप एक साथ ये पूरा अमाउंट नहीं दे सकते तो बहुत इजी EMI ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर सिर्फ 972 रुपये पर मंथ पे आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूएस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने बाकायदे एक पूरी प्रेस ब्रीफिंग करी और कहा कि ये टॉक्स फाइनली फेल हो चुके हैं और फिलहाल तो ये फेल हैं, हमने अपना फाइनल ऑफर दे दिया है। अगर ईरान उसके ऊपर रेडी होता है तो बात होगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं हो सकती और आप इसको फेल ही मान करके चलिए। अब यही ऑफर, जो फाइनल ऑफर यूएस की तरफ से आया, ये तो ऑफर पहले भी आया था। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से सीधा सीधा डिस्कंटेंट शुरू में ही आ गया था कि यूएस वो कंट्री है जिससे निगोशिएशन करना बेकार होता है, क्योंकि ये बुली करने की कोशिश करते हैं और हमने पहले भी देखा है कि ये अपने टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती का उन टर्म्स को लागू करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ना एक बुनियादी समस्या थी, इसमें बुनियादी समस्या थी कि आप चले गए थे ऐसे देश में निगोशिएशन करने जो देश एक दलाल है, वो दलाल देश है, वो मिडिल मैन का काम करते हैं सिर्फ, उनका कोई मीडिएशन से लेना देना नहीं। उनको अगर मीडिएशन की स्पेलिंग पूछ दे शहबाज शरीफ से तो मुझे पूरा मतलब 100% लगता है कि वो नहीं बता पाएगा मीडिएशन की स्पेलिंग। खैर जो भी है, पर्सनल नहीं जाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मीडिएशन में यही तो काम होता है ना मीडिएटर का, कि वो इस टर्म्स को कम कराए, वो निगोशिएशंस को पूरा फैसिलिटेट करवाए, वो कहे कि भाई ये टर्म्स बड़े हार्श हैं, ऐसा कैसे होगा, आप थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा डिस्कस करिए, इसके कई फेजेस में लेकर के जाए उसको, तभी तो बातचीत लंबी लंबी होती है। लेकिन यहाँ पर वो तो मिडिल में वो मस्त अपना, उनको पैसा मिल गया है, दलाली, वो पूरा जो कट होता है वो कट मिल गया होगा मीटिंग कराने का, उसी खर्चे वर्चे से सब पूरा वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम किए होंगे, खाने पीने की व्यवस्था सारी वही किए होंगे उसी पैसे से, तो उनका काम हो गया था। वो उसी में खुश हैं कि भाई मेरे यहाँ इतने लोग आ गए, वाह मेरे यहाँ इतने लोग आ गए, बस उसी में खुश हैं। तो वो एक बुनियादी समस्या थी और इसी वजह से ये पूरे फेल हुए। जब तक कोई स्ट्रांग देश इसमें निगोशिएशंस में नहीं होगा तब तक ये निगोशिएशंस फैसिलिटेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बहुत स्ट्रांग थी, शुरू से बड़ी स्ट्रांग थी। ईरान के जो 10 पॉइंट प्लान था उसमें ईरान बिल्कुल रेडी नहीं है अपने मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप करने के लिए, वो बिल्कुल रेडी नहीं है कि हम यूरेनियम के एनरिचमेंट को 0% कर दें। तो जब तक वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे, वो उधर से भी वो चीज़, उसी चीज़ के ऊपर सारा वॉर हुआ है तो वो रेडी नहीं होंगे उसको मानने के लिए। तो यहाँ पर जेडी वांस ने अपनी पूरी ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा, और इसमें कहा जा रहा है कि यूएस के टर्म्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थे और उसको मानना बिल्कुल मुश्किल था, बिल्कुल एक तरीके से पूरे ईरान के लिए नामुमकिन था।
अब वांस की ब्रीफिंग के बाद ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज किया और उन्होंने कहा द टॉक्स हैव एंडेड नाउ, और हमारे बीच में कोई भी अग्रीमेंट अभी फिलहाल नहीं हो पाया है। और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि 3 इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। हालांकि उन्होंने उसमें वो 3 इश्यूज लिखे नहीं कि कौन से 3 इश्यूज हैं, लेकिन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक इशू तो जो होना ही था, 100% होना था, वो यूरेनियम के एनरिचमेंट को 0% की जो शर्त थी वो बिल्कुल मानने को ईरान रेडी नहीं था। वो शुरू से ही बात आ रही थी कि वो नहीं इसके लिए मानेंगे, वो मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप नहीं करेंगे, अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। अब उनको समझ में आ गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कदर उनके ऊपर बहुत बढ़ गई, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वैल्यू क्या है। पूरी तरीके से आप चोक करके पूरे मतलब यूएस जैसे देश को भी घुटनों पर ला सकते हो। ये बात आईआरजीसी और ईरान को बहुत अच्छे से समझ में आ गई और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल इन 3 शर्तों पर तो मानने के लिए एकदम मना कर दिया और यहीं से डिप्लोमेसी जो है वो क्लोज हो जाती है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि फिर से लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी, अभी वो इसकी निगोशिएशन जो है वो चलेगी। अभी तो पहला फेज खत्म हुआ है और पूरी तरीके से पहला फेज तो फेल ही रहा। अब इसमें देखते हैं आगे निगोशिएशंस किस लेवल पर हो पाएगी, अब कौन इसको करवा पाएगा। लेकिन यही होना था और वो चीज़ हो चुकी है। अगर इनका वर्ड टू वर्ड हम देखें तो इन्होंने कहा 3 इश्यूज पर है, लेकिन यहाँ पर ईरान के साइड से एक अच्छी चीज़ ये आई है। ईरान ने कहा कि 10 जो ईरानियन आइटम्स थे उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। 10 ईरानियन आइटम्स जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है वो यही है कि ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अपने पास रखेगा, ठीक, और उसके बाद जो शिप्स पास होंगी उसके ऊपर फीस लगेगा। ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट राइट्स है उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट को 0 कर दोगे। इसके अलावा यूएस सैंक्शंस आप तुरंत रिमूव करेंगे सारे। अब ये जो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, मतलब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जेन्युइन पॉइंट्स हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ईरान अपनी पूरी लड़ाई जो है वो इसीलिए तो लड़ रहा है कि सैंक्शंस हटे, हमारी इकॉनमी दोबारा से पटरी पर आए, और उसके बाद हम यूरेनियम एनरिचमेंट को क्यों छोड़ें, आप तो फर्दर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर बातचीत हुई है। द मेजर पॉइंट, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन 2 नेशंस इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज पॉइंट एंड द यूरेनियम एनरिचमेंट पॉइंट। ये 2 पॉइंट को लेकर के यहाँ पर डिसएग्रीमेंट पहले भी थे और अभी भी हैं। ईरान ने एक बड़ी अच्छी मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई, उन्होंने कहा निगोशिएशंस तो फेल हो गए हैं, लेकिन हमें पता था कि सिंगल राउंड ऑफ निगोशिएशंस में पूरा मामला सुलझ जाए, इतना बड़ा मामला ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसके कई सारे राउंड्स भी हो सकते हैं। मतलब फर्दर टॉक्स के लिए वो पूरी तरीके से रेडी है यहाँ पर। अब वो यूएस की तरफ से आना है, यूएस को अपनी मैच्योरिटी दिखा करके फर्दर राउंड ऑफ निगोशिएशंस में जाना है। वो जाते हैं नहीं जाते हैं ये तो वांस और ये पूरा डेलीगेशन यूएस पहुंचेगा, वहाँ पर मीटिंग होगी, वहाँ पर डिसाइड होगा, उसके बाद ही कुछ समझ में आ पाएगा। लेकिन ट्रंप का ईगो देख करके, जिस तरीके का वो ईगोइस्ट व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि वो फर्दर राउंड ऑफ टॉक्स में जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है बीच में मीडिएशन के ज़रिए और यहाँ पर टर्की और इजिप्ट और ऐसे देशों के ज़रिए, कतर, सऊदी अरेबिया के ज़रिए हो सकता है कुछ बातचीत हो जाए और ट्रंप रेडी हो जाए। लेकिन जिस तरीके के वो व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा नो लेकर के जब वांस वापस जाएंगे अपना लटकाए हुए मुंह, तो ट्रंप खुश होंगे उसको लेकर के। तो आप कुछ बड़ा चेंज अभी ईरान के अंदर देख भी सकते हो। ईरान में तो बल्कि रिपोर्ट भी आई है कि 2000 बच्चे जो हैं उनको यूएस ने इंजर्ड किया है, और इतने सारे बच्चे स्कूल पर बम गिरा करके, स्ट्राइक करके आपने इतने सारे बच्चों को मार दिया। तो उसको ईरान पूरा जो है उसको पूरा लाइमलाइट में लेकर के आ रहा है और हर जगह पर, हर न्यूज़ मीडिया एजेंसीज को वो शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इसको छापने के लिए कि यूएस और इजराइल क्या कर रहे हैं ईरान के अंदर, ये दिखाना चाहिए। तो ये सब पूरी मतलब एकदम गैंग अप की जा रही है यूएस के अगेंस्ट में, और कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर इसका बहुत प्रेशर पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात तो बहुत क्लियर है कि यूएस ने एक्सेसिव डिमांड्स यहाँ पर मांगी। साफ साफ इनका कहना है कि यूएस जो चीज़ वॉर से नहीं कर पाया, जो चीज़ वॉर से अचीव नहीं कर पाया, वो उसको निगोशिएशन के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हम तभी खोलेंगे जब हमारी जो रीजनेबल इनिशिएटिव्स हैं उसको यूएस मानेगा और यूएस अपने रीजनेबल डिमांड्स हमारे सामने रखेगा। ये अनरीजनेबली कुछ भी कह दो कि भाई चांद उतार के ले आओ और सूरज हमारा हो जाएगा, ऐसा ये सब काम नहीं चलेगा। भाई आपको रीजनेबल डिमांड्स रखनी पड़ेंगी और तब जा करके हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। तो क्या हम ये मान करके चलें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा? क्या ये मुसीबत अभी और चलने वाली है? बिल्कुल चलने वाली है। ईरान के एम्बेसी जो घाना में है उसने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा, उन्होंने बड़ी क्लियरली इसको छाप दिया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो नहीं लिखा इसके बारे में, लेकिन ईरान की जो एम्बेसी है उनको मैसेज कहाँ से मिला होगा? ऑब्वियसली ईरान से मिला होगा। तो उन्होंने छाप दिया कि भाई हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहे,
आई वी हैव सेड अ बिग नो टू वांस एंड वांस इज गोइंग एम्प्टी हैंडेड टू यूएस। तो वो खाली हाथ वापस अपने घर जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँच करके उनका किस तरीके से स्वागत होगा। और इसीलिए देखिए कल ये इसके ऊपर ना थोड़ी बहुत एक पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। कल मैंने इसको कवर भी किया था अपने वीडियो के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप एक पूरा जो है काउंटर ऑफर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये सीज़फायर नहीं हो पाएगा। और वो ट्रंप अपना फेस बचाने के लिए चीज़ कह रहे हैं। भाई ट्रंप सबको कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका ऑयल आ रहा था, आप वहाँ से खरीद रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अब आप हमसे खरीद लो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपना फेस सेव करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पा रहे हैं। ये बात बहुत क्लियर हो चुकी थी और सीज़फायर फेल हो चुका था, इसीलिए ये पूरा मैटर यहाँ पर आकर के अब बुरी तरीके से फंस गया था। और इसीलिए ट्रंप ऐसा कहते हुए कल नज़र आए कि हमारे पास बड़े अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, बहुत स्वीट है और ये है, और आप वो ऑयल लीजिए। बहुत सारे जो एम्प्टी टैंकर्स है वो तो ऑलरेडी यूएस की तरफ बढ़ गए हैं, हमारा प्रोडक्शन इतना हो चुका है, हम आपको ऑयल देंगे। लेकिन वो कॉस्ट की बात और इसकी बात कौन ध्यान देगा? ट्रंप का क्या, ट्रंप ने तो बोल के निकल गए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी उनकी थी, अब वो तो मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी से भी यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स देख करके। तो यूएस जो ऑयल टैंकर्स थे उसका जो पूरा उन्होंने बात बोला कि इट इज़ अ क्विक टर्न अराउंड, और ये सब जो उन्होंने बोला था वो इसीलिए बोला था क्योंकि इस्लामाबाद से उनको ब्रीफिंग मिल चुकी थी कि बात नहीं हो पा रही है और ये फेल होने वाला है। ईरान की एम्बेसी घाना के अंदर उन्होंने साफ लिखा कि ईरान हैज सेड अ बिग नो, और अब ये टॉक्स फेल हो चुके हैं। 3 डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस रहेंगे, और जब तक ये लोग रीजनेबल टर्म्स पर नहीं उतर के आते हम इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा, यानी कि मुसीबत अभी भी उतनी रहेगी। अब इसमें बेचारा नन्ना मुन्ना दलाल पाकिस्तान, उसका क्या कहना था? तो पाकिस्तान के क्या है, वो इसी में खुश है। मैं आपको बोला ना कि वो इसी में खुश हैं कि हमारे यहाँ बातचीत हो गई। कोई रोल नहीं, कोई मतलब स्टैंडिंग नहीं, कोई अपना स्टैंड नहीं, कोई बात नहीं कि चलो नेक्स्ट फेज कब होगा या चलो बात करके सॉल्व कराने की कोशिश, कुछ नहीं। बैठे हैं मस्त, अरे चिकन कटलेट और फिश कटलेट खा रहे हैं, मज़े से आ रहे हैं, पैसा मिला है मीटिंग करवाने के लिए, उसी में मौज कर रहे हैं। तो वही हाल है इनका। तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, और इन्होंने ऑफिशियल पूरा ट्वीट किया, ऑफिशियल पूरा मतलब अपना वो निकाला, और उसमें इन्होंने कहा कि हम तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे यहाँ पर मीटिंग हो गई। और मतलब इनके अगर आप शब्द बाई शब्द इनको देखोगे तो पूरा ये सब तो आपको पता ही है कि पूरा अमेरिका की तरफ से कौन कौन आया था, ईरान की तरफ से कौन उसको लीड कर रहा था, 24 घंटे बातचीत चली, कई राउंड हुए उसमें, और फाइनली मॉर्निंग में ये चीज़ फेल हो गई। आसिम मुनीर बैठा हुआ था। लेकिन ये खुश किस चीज़ से हैं? ये खुश हैं कि वो अपने पॉजिटिव स्पिरिट दिखा रहा है, और हम उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर के इन्होंने इस्लामाबाद पर एहसान किया कि बातचीत की। तो उनके वर्ड टू वर्ड से समझ में आ रहा है कि इनका कोई रोल इस मामले के अंदर है नहीं, और ये कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। बल्कि इसमें अगर यूएस सच में चाहता है कि सीज़फायर हो और ईरान चाहता है, तो दे शुड लुक टुवर्ड्स सम मतलब स्ट्रॉन्ग मीडिएटर्स, कोई स्ट्रॉन्ग मीडिएटर इसमें आए और वो इनके बीच में सुलह कराने की कोशिश करें। और मुझे लगता है ऐसे मीडिएटर को लेके आना चाहिए जिसमें जो इजराइल के साथ भी जिसके ठीक ठाक संबंध हो, क्योंकि इसमें इजराइल भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें इजराइल भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर। आप उसको पिक्चर से गायब करके इस पूरे मामले को नहीं देख सकते। और वही ट्रंप एंड पता नहीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो करने की कोशिश क्यों कर रहा है। जब तक वो ये करते रहेंगे तब तक वो टॉक्स फेल होती ही रहेंगी। लेबनान को लेकर के पहले डिसकंटेंट आ गया था, पहले ही आप कुछ कह करके पीछे हट गए थे। पाकिस्तान ने तो पोस्ट भी कर दिया था लेबनान के ऊपर कि वो सीज फायर में इंक्लूडेड है, और जब इसराइल ने उसके ऊपर अटैक किया तो हल्ला हुआ, सीज फायर ब्रेक हो गया, सीज फायर ब्रेक हो गया। तो पाकिस्तान के तो मिनिस्टर ने लिख भी दिया था ट्विटर पर, और इसराइल को उल्टा सीधा कहने लगे थे, तो वो क्या मीडिएशन करवाएंगे। फिर बाद में उनको डिलीट भी करना पड़ा था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व तभी किया जा सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर इसमें हो, जिसकी कुछ अथॉरिटी हो भाई, जिस जो बोले तो भाई बात मानी जाए। और कल भी हमने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करी थी। लेट्स सी कि नेक्स्ट राउंड ऑफ निगोशिएशंस कब होते हैं, इसके कई सारे फेजेस होने वाले हैं, ये तो बात समझ में आ चुकी है। लेकिन अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इजराइल यूएस की तरफ से इसका क्या एक्शन आएगा, ईरान की तरफ से इसका क्या रिटेलिएशन आएगा, क्या सीजफायर इस लोग पूरी तरीके से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तो ईरान ने साफ मना कर दिया है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।